फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग आज जो हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास 9 की सीरीज़ है उसमें हम लोग जो हमारा पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो आज का टॉपिक है वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, है ना। तो ये एक बेसिकली एक हाइपोथेटिकल जो है वो एक विलेज की, एक गांव की जो है वो स्टोरी है। और बड़ा आइडियल इसमें जो है वो गांव को दिखाया है कि भाई इसमें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी हैं, इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं। फिर उसके बाद ये वेल कनेक्टेड है दूसरे और बड़े विलेजेस से और बड़े गांव से और छोटे और जो शहर हैं उनसे। तो उससे जो है वो यहाँ पे जो लोगों की एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे चलती हैं। फिर उसमें जो मेन टेक अवेज हैं इस चैप्टर के वो ये हैं कि भाई ये इस चैप्टर में ये बताया गया है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के वो क्या क्या हैं। अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि भाई लैंड है, कैपिटल है और ह्यूमन कैपिटल भी है। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे जो मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है सोसाइटी का, कि जो फार्मर्स, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, कि भाई जो बड़े फार्मर्स हैं उनके पास जो है वो मैक्सिमम जो है वो लैंड भी है और वो ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, वो जो है वो कर्जे भी देते हैं, लोन भी देते हैं, उनका जो सरप्लस होता है वो बचता भी है तो उससे वो कुछ और सामान भी ले लेते हैं। बट जो पुअर, जो मार्जिनलाइज्ड जो फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, वो अपनी जो है वो अपनी या तो वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं या फिर अगर उनको जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो फिर वो जो है वो माइग्रेशन की सोचते हैं दूसरे और स्टेट्स में कुछ और काम करने के लिए। तो उनकी जो 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 सिचुएशन है, जो पोजीशन है, जो उनके वो और एक ग्रेजुअली जो है वो और ख़राब होती जाती है, वर्स होती जाती है, उनके ऊपर कर्जे जो है लग जाते हैं। तो वो इस तरह से फिर उसमें ये भी बताया गया है इस चैप्टर में जो स्टोरी है कि भाई यहाँ पे जो है वो ट्यूबवेल की फैसिलिटी हुई तो उससे जो है वो इरिगेशन कितना बढ़ा, उससे जो है प्रोडक्शन कितना बढ़ा। फिर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उससे कितने जो है वो, उससे क्या बेनिफिट्स हुए, क्या लॉसेस हुए हमारे फार्मर्स को। और फिर उसमें जो है वो और दूसरे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया गया कि भाई ये जो एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि 75% तो एग्रीकल्चर है लेकिन 25% जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल जो आपकी ऑक्यूपेशन हैं, कि उसमें जो आपकी शॉप्स को रखना हो गया या फिर आपके जो है वो डेयरी के प्रोडक्ट्स हो गए या फिर और कोई दूसरे जो है वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें जो है वो लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक हाइपोथेटिकल विलेज है जो कि वेस्टर्न यूपी में इन्होंने बताया है कि वो सिचुएटेड है। और उसमें एक चीज़, पहली चीज़ ये बताई गई है कि भाई रोड और ट्रांसपोर्ट जो है वो अच्छा है। जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अच्छा है, क्योंकि ये एक्चुअली जो विलेज है वो एक बड़ा जो विलेज है आपका रानीगंज, रायगंज इनफैक्ट, उससे जो है वो कनेक्टेड है। इट इज़ कनेक्टेड टू अ बिगर विलेज नोन एज रायगंज, और वो एक जो टाउन है शाहपुर उससे भी कनेक्टेड है। तो इट इज़ कनेक्टेड विद connected with रायगंज और एक टाउन है शाहगंज, शाहपुर, उससे भी कनेक्टेड है ना। और ये जो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसमें जो आपके ट्रांसपोर्टेशन है उसमें चलने के लिए बुलक कार्ट्स भी हैं और उसमें जो है वो ट्रैक्टर्स भी हैं और ट्रक्स भी हैं, जीप्स भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोड जो है वो पक्की रोड है, पक्की सड़क है। वेल जो है वो जो आपकी
डामर रोड जिसको बोलते हैं, तो वो बनी हुई है जिसमें कि वो सब लोग जो हैं वो चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मोटरसाइकिल भी चलती है, इसमें जीप भी चलते हैं। तो ये जो आपका टाउन है, ये बड़ा जो विलेज है रायगंज, इससे जो है वो 3 किलोमीटर दूर है, और फिर वो जो है वो एक बड़े शहर शाहपुर से भी जो है वो शाहपुर से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई यहाँ पे जो स्टोरी बताई कि 450 फैमिलीज हैं, करीब 450 फैमिलीज हैं। 450 फैमिलीज में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा अनइवन है, अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बहरहाल ये है कि 450 फैमिलीज हैं, और इस 450 फैमिलीज में 150 जो फैमिलीज हैं वो आपकी SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और जो और भी अदर मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है सोसाइटी का, वो यहाँ पे रहता है। और उनके पास जो है वो ना खाने के लिए जो है वो अच्छे खाने हैं, ना ज़्यादा पैसे हैं, ना उनके घर जो हैं वो अच्छे बने हुए हैं, उनके कच्चे घर बने हुए हैं, मिट्टी के घर बने हुए हैं। जबकि उसी तरह से जो आपकी ये जो करीब 80 फैमिलीज हैं ऑलमोस्ट, वो जो है वो क्या हैं, वो बड़ी फैमिलीज हैं, और उनमें जो हाउसेस हैं वो पक्के बने हुए हैं, सीमेंट के बने हुए हैं, और वेल कंस्ट्रक्टेड हैं। उनकी जो है वो ज़्यादा जो लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा अच्छी है। तो ये एक डिफरेंस आपको पहले ही दिखाने में समझ में आया। उसके बाद ये क्या, ये तो इससे रोड एंड ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर नेक्स्ट जो है वो आपका एजुकेशन है। एजुकेशन जो है वो क्या है, एजुकेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल, 2 प्राइमरी और 1 हाई स्कूल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ की ठीक ठीक है, कम से कम एटलीस्ट आपको प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो स्कूल एजुकेशन यहाँ पे मिल सकती है। हायर एजुकेशन के लिए आप जो है वो दूसरे जो आपके रायगंज है या जो शाहपुर है वहाँ आप जाके पढ़ सकते हैं जो बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बताया इसमें एक प्राइमरी मेडिकल सेंटर भी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर PHC, यानी कि एक छोटा सा वहाँ पे डिस्पेंसरी भी है। तो एक छोटी मोटी आपकी मेडिकल फैसिलिटी भी है भाई, कि अगर आपको कोई भी फर्स्ट एड लेना है या छोटा सा कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट आपको जो है डॉक्टर के पास आप विजिट करके थोड़ा बहुत अपना आप इलाज कर सकते हैं। एंड देन योर डॉक्टर वुड रिकमेंड यू कि भाई आपको किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे गांव में जाना है, ठीक है। तो ये आपकी मोटा मोटा ये 3 चीजें जो है वो उन्होंने यहाँ पे टेक अवे हो गया या डिस्क्राइब किया। उसके बाद यही जो है वो चीज आपकी मतलब पालमपुर को उन्होंने एक एग्जाम्पल देके पूरे इंडिया की पिक्चर जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि कैसे जो है वो गांव की लाइफ जो है वो हो रही है, ये चलती है। तो ऐसे जो इंडिया में ऐसे ही जो है वो होता है। फिर नेक्स्ट उन्होंने जो बताया इस स्टोरी में कि भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक तो लैंड हो गया, दूसरा आपका लेबर हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया, कैपिटल हो गया, और फोर्थ जो है वो क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, है ना। तो 4 किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए, हमको बनाने के लिए इन 4 चीजों की आवश्यकता होती ही होती है। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई लैंड नहीं होगा, कोई जगह नहीं होगी, हम कोई भी चीज जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ना कोई सर्विस दे पाएंगे, ना कोई प्रोडक्शन कर पाएंगे, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, ठीक है। फिर अगर हमारे पास लेबर नहीं होगा, लोग नहीं होंगे, तो हम वो काम भी नहीं कर सकते। अभी हम आपको डिस्कस करते हैं लेबर्स के बारे में, लैंड के बारे में इन डिटेल। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा कैपिटल है। जब तक हमारे पास पूंजी नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, तो किसी भी चीज़ का हम ना उत्पादन कर सकेंगे, ना हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकेंगे, ना कोई सर्विसेज हम जो है वो दे सकेंगे। फाइनली जो है वो क्या है,
ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल एक बड़ी चीज हो गई, एक वाइड स्पेक्ट्रम हो गया कि हम जो भी चीज फैक्ट्री में या सर्विसेज में दे रहे हैं वो हम कैसे देंगे, वो ह्यूमन कैपिटल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो है वो बहुत बड़ा एसेट है और एक ऐसी चीज है जो उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअली क्या होता है। तो चलिए, तो हम लोग पहली बात करते हैं लैंड की। तो लैंड क्या है? लैंड हर जगह जो है वो फिक्स्ड है। लैंड जो है वो एक लिमिटेड लैंड है कि उसी लैंड में जो है वो हमको काम करना है। लैंड हो गया, ये लैंड हमारा क्या है? एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जो हमें इन्वायरमेंट में मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, हम उनको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे कि आपका कोयला हो गया, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारे जो आपके एलिमेंट्स हो गए, जो बहुत सारे मिनरल्स हो गए, वो चीज़ें क्या हैं? सिर्फ कोयला ही नहीं, और भी दूसरे मिनरल्स हैं, जिंक है, आयरन है, तो ये सब क्या है? ये सब नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये अपार्ट फ्रॉम लैंड देयर आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, तो जो हमको जो है वो मतलब नेचर में मिलते हैं। वी डोंट हैव टू, जैसे पानी है, ये क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। तो लैंड जो है वो क्या है? फिक्स्ड है, उसका जो एक्सपेंशन है वो नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें पालमपुर की, तो पालमपुर में भी जो है वो इसमें इन्होंने बताया जो स्टोरी में कि 1960 के बाद कोई भी लैंड जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाया, यानी कि जितना लैंड था उतना ही है, उतना ही कल्टिवेबल है, और बाकी जो और वेस्ट लैंड है उन्होंने और थोड़े बहुत उसको जोड़ लिए, वो अलग है, बट एक्चुअली द लैंड इज लिमिटेड। तो जो आपकी स्टोरी है उसमें ये भी लिखा हुआ है, ये भी बताया गया है कि जो लैंड है, जो कल्टिवेटेड लैंड है, एरिया है पालमपुर का, वो कितना है? 226 हेक्टेयर है। टोटल जो लैंड है वो 226 हेक्टेयर है, ठीक है। इसमें से 200 जो है हेक्टेयर क्या है? इरिगेटेड लैंड है, और 26 हेक्टेयर जो है वो क्या है? नॉन इरिगेटेड है या अनकल्टिवेटेड है। ये कल्टिवेटेड है और वो नॉन कल्टिवेटेड है। तो 226 हेक्टेयर का लैंड है पूरे पालमपुर में, ठीक है। फिर इसमें आपको क्या बताया इन्होंने कि लैंड को, स्कोप को इंक्रीज करने का भाई दूसरा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि इसमें जो है वो लैंड जो मेजरमेंट है, वो आपके बॉक्स में एक चीज लिखी हुई है कि जो मेजरमेंट है वो किस में होता है? बीघा में होता है नॉर्मली विलेजेस में, और एक बीघा जो है वो किसके बराबर होता है? 100 स्क्वायर मीटर के। अगर किसी के पास 1 बीघा जमीन है तो वो 100 स्क्वायर मीटर्स है, ठीक है। तो आपको ये चीज जो है वो इसमें मेंशन की गई है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि हम आपको, और अगर बात करें वो मेजरमेंट में तो हम ज़्यादा नहीं जाएंगे कि भाई कितने बीघा जो है, कितने स्क्वायर मीटर या कितना होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट, वो फिर दूसरी चीज़ हो गई। लेकिन कि वो स्क्वायर फीट में कितना होता है और स्क्वायर मीटर में कितना होता है, वो तो हम बाद में कभी जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल, तो ये आपका लैंड के बारे में उन्होंने छोटी सी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। तो लैंड जो है वो पालमपुर, उन्होंने बताया भाई कि एक वेस्टर्न जो यूपी है वहां पे एक विलेज है, और उसमें क्या है कि लैंड जो है वो कोई भी, टोटल जो 200 हेक्टेयर का लैंड है वो इरिगेटेड होता है, कल्टिवेटेड होता है, उसमें ऐसे कोई भी लैंड नहीं है जो अनकल्टिवेटेड हो। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो वहां पे फार्मर्स हैं वो मेनली 2 जो फसलें हैं वो उगा रहे हैं, ठीक है। एक बेसिकली जो होती है वो रेनी सीजन में होती है, जो रेनी सीजन में होती है, रेनी सीजन में उसको हम खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ जो है वो, खरीफ की जो है वेजिटेशन होता है, या खरीफ जो है वो वहाँ पे खरीफ जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करते हैं। उसमें क्या होते हैं? उसमें आपके मेनली ज्वार हो गई, बाजरा हो गया, राइस हो गया,
इन सब चीज़ों का जो है वो कल्टीवेशन होता है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपकी जो विंटर सीजन में जो सोइंग होती है, विंटर सीजन में जो होती है उसको हम राबी की फसल बोलते हैं। राबी की सोइंग होती है, उसमें मेनली आपकी जो मस्टर्ड हो गई या वीट हो गया मेनली, और भी पीस हो गए आपके, ग्राम्स हो गए, चना होना जैसे हो होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो राबी में होती हैं। तो दो फसलें तो ऐसी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है इन बिटवीन, क्योंकि ये जो आपकी फसल है, ये जो क्रॉप है, ये आपका मेनली जुलाई से लेके और मेनली सितंबर या अक्टूबर तक होता है, और ये आपका दिसंबर से लेके जो राबी है वो मेनली नवंबर या दिसंबर से लेके आपका मई तक होता है, अप्रैल मई तक। इन बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, ये जो आपका इन बिटवीन का जो है महीने, इसमें क्या करते हैं लोग, पोटैटो ग्रो करते हैं, है ना, पोटैटो ग्रो करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि शुगर केन का भी वेजिटेशन होता है, शुगर केन भी लोग जो है वो ग्रो करते हैं। शुगर केन भी एक साइड में ग्रो करते हैं कि भाई उसको ग्रो कर दिया थोड़ा सा तो वो 2 साल में तैयार होता है, फिर उसके बाद उससे जो है वो जैगरी या गुड़ निकलती है और उसको वो मार्केट में बेचते हैं। तो ये सब जो है वो आपके कैश क्रॉप्स जिनको हम लोग बोलते हैं, वो एक ठीक है। तो ये आपका पालमपुर के बारे में उन्होंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि भाई जो लैंड है, जो रिसोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हुई कि वहां पर बढ़ी। पहले क्या था, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह ही कम आती थी, अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा आने लगी, ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होने लगा और हर गांव में पहुंची इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके आने से क्या हुआ कि वहाँ पे ट्यूबवेल्स जो है वो लगने शुरू हो गए। पहले क्या था कि हम लोग ट्रेडिशनल जो थे वो कुएं खोदते थे, वो लोग वहाँ के लोग, ये एक इंडिया की ब्रॉड पिक्चर है कि वहाँ कुएं खोद के फिर वो जो पर्शियन व्हील होती थी उससे जो है वो पानी जो खींच के जो है वो बाल्टी से निकालते थे और वो सिंचाई करते थे। लेकिन अब जो है वो क्या हुआ कि उसके बाद जब जैसे ही बिजली जो है वो आई गाँव में, तो क्या हुआ कि लोगों ने जो है वो ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए। जब ट्यूबवेल्स लगाने शुरू किए तो उससे जो है वो प्रोडक्शन और बढ़ा, उससे इरिगेशन जो है फैसिलिटी बढ़ी, तो उससे किसान जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। तो फिर उसके बाद 1970s तक पूरा लैंड जो है वो कल्टीवेट हो गया, कल्टीवेशन स्टेट में आ गया, और जो 200 हेक्टेयर लैंड है वो आपकी इरिगेटेड हो गई, ठीक है। अब यही पिक्चर उन्होंने जो है वो हमें दिया है कि ऑल ओवर इंडिया की कोस्टल रीजन्स में, प्लेन रीजन्स में क्या है कि जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, जहाँ पे जो है वो बारिश का अच्छा जो है वो कलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे जो है वो फसल या क्रॉप्स जो है वो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। उसी तरह से कि उन्होंने एक कॉन्ट्रास्ट में एग्जांपल दिया कि डेक्कन प्लेटो में, जो दक्कन का जो प्लेटो है, वहाँ पे जो आपका जो हैदराबाद या इधर का जो क्या नाम है, महाराष्ट्र का जो एरिया है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो है वो इतनी ज़्यादा इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि पानी वहाँ पे इतना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ की जो जो पैदावार है या यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू हमारे जो प्लेन या कोस्टल एरिया थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या उन्होंने बताया, दूसरी चीज़ बताई उन्होंने यहाँ पालमपुर में भाई कि लोग जो हैं वो ये इन जो ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं क्रॉप ग्रो करने के वो तो है ही, उसके बाद फिर क्या है कि वहाँ पे उन्होंने एक मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है वो स्टार्ट किया। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, एक तो मिक्स्ड या इंटर क्रॉपिंग होती है, और दूसरी उन्होंने क्या स्टार्ट किया, मल्टीपल क्रॉपिंग स्टार्ट की। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है कि एक ही जो है वो टाइप के उन्होंने अलग, मतलब एक ही चीज़ को उन्होंने कई उसमें जो है वो ग्रो कर दिया, कि अगर एक जो है वो आपका मतलब मान लीजिए कि अगर गेहूं ही है, तो उन्होंने उसको जो है वो अलग अलग सीड्स लेके उसको जो है वो ग्रो कर दिया। तो अलग अलग जब गेहूं को उन्होंने जो है वो ज़्यादा उन्होंने ग्रो कर दिया, छोटे छोटे जो पैचेस हैं उसमें, तो उससे ये हुआ कि भाई एक जगह अगर नहीं हो रहा है तो दूसरी जगह हो रहा है ना, तो उससे उनकी जो है वो कैश का फ्लो ज़्यादा बढ़ा। इंटर क्रॉपिंग क्या होती है कि इन बिटवीन उन्होंने जो क्या किया कि दूसरे क्रॉप्स को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, कि एक क्रॉप के बीच में जैसे गेहूं के साथ उन्होंने
जो है वो मस्टर्ड को भी ग्रो कर दिया, वो रोज़ बना दी और उससे जो है वो उन्होंने उसको ग्रो करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग वो होती है मेनली। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि वहाँ पे जो आपके जो स्पेसिफिक जो पैटर्न है ग्रो करने का वो होता है कि भाई उन्होंने एक पैटर्न में जो है वो गेहूं लगा दिया, एक में जो है वो आपके सरसों लगा दी, एक में चना लगा दिया, तो एक स्पेसिफिक पैटर्न है ना। और उसमें क्या होता है कि गेहूं में अलग फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, चना में अलग होती है, तो अलग अलग पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज होता है। वहाँ पे ऐसे जो फार्मर्स होते हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है वो कम होती है, तो उन फार्मर्स को उससे थोड़ा सा जो है वो क्या होता है बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि एक क्रॉप में ज़्यादा जो है वो रेनफॉल लगती है, मान लीजिए गेहूं में, जबकि मस्टर्ड में सरसों में जो है वो कम लगती है। तो वो स्मॉल जो फार्मर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग है ना। और दूसरा जो है वो आपका क्या है, मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग क्या है? मिक्स क्रॉपिंग ये होती है कि सारे जो आपके क्रॉप्स हैं उनको उन्होंने मिक्स कर दिया, मतलब उन्होंने अलग अलग सीड्स जो है अलग अलग वैरायटी की डाल दी, तो एक ही फर्टिलाइजर यूज हुआ, एक ही पेस्टिसाइड यूज हुआ, और वो वहाँ पे जहाँ पे आपकी बारिश जो है रेनफॉल जो है वो अच्छी होती है, तो वहाँ पे उसका उनका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अलग अलग वैरायटीज़ के सेम प्लांट्स जो है या सेम क्रॉप जो है वो उन्होंने ग्रो किए। ठीक है, अब उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि एक उन्होंने ग्राफ बनाया है, और उस ग्राफ से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो आपके ये पेन ज़्यादा अच्छा, एक ग्राफ से इसको यूज करते हैं। एक ग्राफ उन्होंने दिया, एक उन्होंने डेटा दिया है टेबल 1 में कि इतना आपका जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि वो ईयर है और कल्टीवेटेड एरिया है। ठीक है, नाइनटीन 50 और 51 कितना है? 132। ये क्या है? मिलियन हेक्टेयर्स में है, मिलियन हेक्टेयर्स में। फिर कितना है? 1990 टू 91 कितना है? 186। फिर कितना है? 2000 से 2001, 2000 से 2001 ये कितना है? 186 है। ठीक है, फिर 2010 से 2011, 2010 टू 2011 हाउ मच? 198, 198। ठीक है, फिर कितना है? 2011-12, 11-12, 196, 2012-13 ये कितना है? 194, 2013-14 ये कितना है? 201, 2014-15 ये कितना है? 201 नहीं, सॉरी 198, 198 सॉरी। फिर 2015-16 ये कितना है? 197, 2017-18 ये कितना है? 200। अब इसको हमको प्लॉट कर लेना है, तो कुछ नहीं करना बेटा। प्लॉट करने के लिए एक दो एक्सेस होती है, एक एक्स होती है, एक वाई होती है। अब हम एक्स एक्सेस पे अगर जो है वो आपकी हम ईयर ले लें और वाई एक्सेस पे प्रोडक्शन ले लें, ये वाई एक्सेस पे जो है वो हम ईयर ले लेते हैं और यहाँ पे हम प्रोडक्शन ले लेते हैं। ये एक्स पे कर दो, ये वाई पे कर दो, तो ये हमने कर दिया 1950 से 51, ये कर दिया कितना? ये 132,
132। फिर ये कितना है 2000 से 2001, ये कितना है 186। फिर कितना है 2010 से 11, ये कितना है 186। दिस इज सेम 186 है ना। फिर 2010 11 हो गया, फिर 11 12, 11 12, ये कितना है 196, 196 है ना। फिर सॉरी 198 है ना। फिर उसके बाद 2012 13 कितना है 100 एंड 2011 12 है नहीं 2000, मैं एक चीज़ डिजिट मिस कर गया हूँ, तो एनी हो। तो 2012-13 में कितना है 194, 194, 194। तो इस तरह से बेटा कुछ जो है वो तुम्हारा प्लॉट ग्राफ का आएगा। ये इस तरह से योर प्लॉट विल, ये इस तरह से योर प्लॉट विल ग्रो लाइक दिस, ऐसे कुछ आएगा है ना। और आगे भी उसको अगर बनाओगे तो इसी तरह से कंस्ट्रक्ट होगा। मेरे पास जो है वो लैक ऑफ स्पेस है, तो एक बना के आपको मोटा मोटा मैंने आपको ऐसा दिखा दिया, ठीक है। अब उसके बाद उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि भाई इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, व्हाई। अगर इरिगेशन का जो एरिया है उसको हमको बढ़ाना चाहिए, और अगर बढ़ाना चाहिए तो क्यों बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने से क्या होगा कि हमें फूड की सिक्योरिटी मिलेगी एरिया अंडर इरिगेशन से। फूड की सिक्योरिटी बनेगी। भाई फूड ज्यादा मिलेगा, अगर इरिगेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, पैदावार ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। उससे क्या होगा, फार्मर की इनकम बढ़ेगी। फिर अगला क्या होगा, रेनफॉल पे डिपेंडेंसी लेस हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। और उससे क्रॉप यील्ड तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा करेगा। क्रॉप यील्ड क्या होता है, यील्ड क्या होता है, यील्ड इज द प्रोडक्शन, यील्ड इज द प्रोडक्शन, इट सिंपली आउटपुट अपॉन इनपुट, कि कितना आप जो है वो इनपुट उसमें डाल रहे हो, कितना आपका आउटपुट जो है वो निकल रहा है, दैट इज नोन एज योर यील्ड, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि मल्टीपल क्रॉपिंग, और उसके अलावा जो है वो फार्मर्स ने 1960s में क्या हुआ, एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो आया। ग्रीन रेवोल्यूशन, नॉर्मल बोरलॉग जो है वो, ही वाज अ साइंटिस्ट, और उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। उससे क्या था, हरित क्रांति जिसको बोलते हैं, कि उससे मेनली जो है वो राइस के ऊपर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ ट्रायल्स करके उन्होंने राइस को का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने की, उन्होंने ऐसे सीड्स को लेकर आए, तो उससे जो है वो राइस जो है वो मतलब उसकी प्रोडक्शन जितनी हो रही थी उससे ऑलमोस्ट 2 और 3 टाइम या मल्टीपल टाइम्स उससे बढ़ गई, तो उसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो क्या होता है, बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड, ग्रीन रेवोल्यूशन में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का यूज होता है, जीएमएस जिनको बोलते हैं, मॉडिफाइड भी होते हैं, जेनेटिकली ग्रोन होते हैं, है ना। ये इनको बोलते हैं हाई वैरायटी यील्ड, HYV, हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड
वैरायटी सीड्स होते हैं, ठीक है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन में मेनली यूज होते हैं। तो इनसे क्या होता है कि इनसे जो है वो प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाता है। जब प्रोडक्शन हमारा बढ़ता है तो उससे हमारी भाई ऑब्वियसली जो है वो इनकम बढ़ेगी। लेकिन इसमें क्या है कि हमें ज़्यादा जो है वाटर की ज़रूरत है, ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा हमें पेस्टिसाइड्स को डालना होता है, ज़्यादा हमको फर्टिलाइजर्स को डालना होता है। तो ये भी एक इसका जो है वो, अब उसको आप या तो एडवांटेज को या डिसएडवांटेज, मतलब एक डिसएडवांटेज ये है कि भाई ज़्यादा उसमें जो है वो जो हमारी नेचुरल जो ट्रेडिशनल जो फार्मिंग होती थी उसमें क्या होता था, हम लोग जो है वो जो हमारा जो मेन्योर था, जो नेचुरल मेन्योर था, जो ऑर्गेनिक मेन्योर है, जो आपके काउ डंग हैं या इस तरह के जो डंग होते हैं, तो उनको वो हम लोग जो थे वो यूज़ करते थे, है ना। और बात जगह भाई नहीं भी यूज़ होता था तो जो नेचर में जो हो गया वो हमने एक्सेप्ट कर लिया उसको, जो भी जितनी भी हमारी यील्ड हुई। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आने से क्या हुआ कि हमारी जो यील्ड है वो बढ़ी, लेकिन हमारा जो पेस्टिसाइड और जो फर्टिलाइजर्स का कंजम्पशन है वो बढ़ा। तो उससे जो है बेटा वो कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्योंकि अगर ग्रीन, अभी उसके बाद हम बताते हैं आपको कि इसमें क्या हुआ कि भाई इसमें अगर हम जो है वो पेस्टिसाइड्स का या फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको आगे अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये लिखा हुआ है कि भाई ग्रीन जो आपका रेवोल्यूशन हुआ उससे आपका जो फर्टिलाइजर्स थे उनका जो है वो हमने ज़्यादा कंजम्पशन किया, ज़्यादा यूज़ किया। उसके बाद जो है वो कुछ हमने मॉडर्न जो है वो फार्मिंग टेक्निक्स भी लेकर आए। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक से मतलब मशीनरी लेकर आए हम, जो है वो ट्रैक्टर लेकर आए हमने, जो है मतलब जो फार्मर्स थे वो ट्रैक्टर से कल्टीवेशन करने लगे। उन्होंने जो है वो अच्छी सीड्स लेकर आने लगी। तो और भी चीज़ों के जो हार्वेस्टर्स आ गए, थ्रेशर्स आ गए, जो आपके क्रॉप्स को काटने के लिए पहले मैनुअल लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती थी। तो उसके भी डिसएडवांटेज हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी ये उन्होंने बताया कि उसकी यील्ड जो है वो बढ़ी। अब क्या हुआ कि वीट का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में, और उन्होंने लिखा है कि वीट का जो यील्ड था वो 1300 पर हेक्टेयर से कितना बढ़ गया, 32 पर हेक्टेयर, पर 32 केजी है ना ये ऑब्वियसली, केजी पर हेक्टेयर। तो यील्ड कितनी बड़ी बेटा, यील्ड आपकी कितनी बड़ी, यील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3200 यील्ड, 3200 माइनस 1300 अपॉन 1300, बस इसको आप रख दो। तो ये कितना हुआ, 1900 अपॉन 1300 इंटू 100, इसको आप कर दो तो लगभग ऑलमोस्ट जो है वो 146% यील्ड जो है वो आपकी बढ़ गई। यानी कि जो पैदावार थी वो 146% बढ़ गई हमारे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स डालने से, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके आने से। अब उसके बाद उन्होंने इसके बाद एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि यू कैन ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स, एक ही टाइम में आप साइमल्टेनियसली आप कई क्रॉप्स का आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया कि आप जो है वो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल जो है रबी और खरीफ, उसके बीच में भी आप जो है क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का भी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उससे आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। ये सब आपके कैश क्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या था कि उन्होंने ये लिखा कि भाई जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें जो वीट और पल्स की जो आपकी पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, वो उन्होंने लिखी हुई है। देखो बेटा, ये हम आपको पूरा तो नहीं बता रहे हैं, ये आप अपनी बुक से आप देख सकते हैं, जो आपका टेबल 1.2 है। लेकिन इसका जो आपका जो समरी है वो ये है कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो हर क्रॉप के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। हर क्रॉप से उसे बेनिफिट नहीं हुआ है, क्योंकि आपका जो पल्सेस है वो सेकेंडरी है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। वो प्राइमरी जो आपके जो क्रॉप्स हैं वो आपके वीट और राइस ही हैं, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है आपका कि पल्स का प्रोडक्शन हम मोटा मोटा लेते हैं 1965 टू 66 कितना है, 10 मिलियन टन। ये मिलियन टन में है, मिलियन टन, ठीक है।
और वीट, वीट कितना है, ये भी 10 था, लेकिन हम लास्ट में लेते हैं आपका, और भी इसमें दिए हुए हैं 1970 और 80, लेकिन आपके रफली 219 2019 और 20 में इसका प्रोडक्शन जो है वो 23 मिलियन टन हुआ पल्स का, और वीट का हुआ 108 मिलियन टन। तो अगर हम यील्ड निकालेंगे तो इसकी यील्ड कुछ नहीं है, नथिंग, उसकी यील्ड कुछ नहीं है, दैट इज 23 माइनस 10 अपॉन 10। अगर हम देखते हैं तो 11 अपॉन 10 इंटू 10, तो ऑलमोस्ट जो है वो 110% ग्रोथ हुई। जबकि अगर हम इसमें देखें वीट में, दैट इज 98 अपॉन 10 इंटू 100, इसको हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 980 टाइम्स वीट का प्रोडक्शन जो है बढ़ा, और इसका 110% बढ़ा। तो लुक एट द डिफरेंस, कहाँ 110 और कहाँ 980 टाइम्स जो है, 980 गुना जो है वो 980 गुना वीट का प्रोडक्शन बढ़ा। तो जो आपका कहने का मतलब ये है कि पल्सेस के लिए ये सेकेंडरी रहा ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, और वीट और जो इसके जो प्राइमरी जो क्रॉप्स थे वो आपके वीट और राइस रहे, ठीक है। अब उसके बाद तो ये आपका लिखा हुआ है व्हाट फार्मिंग मेथड्स वो यूज करते हैं। अगर आप यू विजिट टू योर लोकल फार्मर्स, तो ये दिस इज समथिंग यू विल हैव टू आई मीन डू इट बाय योरसेल्फ। उसके बाद फिर ये है कि सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में तो आपके बहुत सारे हो गए, ट्यूबवेल हो गया, रिवर हो गया, रिवराइन हो गया, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, तो ये सब आपके ट्यूबवेल्स हो गए, ये सब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन हो गए। फिर उसके बाद हाउ मच एरिया इज कल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड एरिया इज इरिगेटेड, है ना। तो ऑलमोस्ट वेरी जो नियरली जो पूरा है मेजॉरिटी वाला ऑल जो है वो कल्टिवेटेड है मेजॉरिटी में। 226 हेक्टेयर का लैंड है पूरे पालमपुर में, और उसमें 200 हेक्टेयर जो है वो कल्टिवेटेड है, और 26 जो है वो आपका वेस्ट लैंड है या कुछ और चीज़ें जो आपकी रोड्स हैं और घर हैं और मकान हैं, और फिर उसके बाद जो है वो जो दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए जगह छुटी हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या लिखा कि लैंड भाई नेचुरल रिसोर्सेज है। अभी लैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। लैंड जो है वो क्या हुआ है कि लैंड का हमने ओवर यूज किया है। ग्रीन रेवोल्यूशन की अब हम क्या करते हैं कि थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट्स या डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेज सही हो भाई, अभी आपने देखा कि प्रोडक्शन जो है बहुत बढ़ गया ग्रीन रेवोल्यूशन से, है ना। लेकिन जो हमारा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का जो यूज हुआ, ओवर यूज हुआ, उससे क्या हुआ कि सॉइल में जो इन न्यूट्रिएंट्स की जो है वो कमी हो गई। कैसे कमी हो गई? क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या करते हैं कि ये एब्जॉर्ब नहीं होते, ये फ्लो कर जाते हैं पानी के साथ। जब बह जाते हैं तो ये दूसरी जगह जाते हैं, घर में, मकान में, पीने के पानी में। जब ये मिल जाते हैं तो पानी इससे कंटेमिनेटेड हो जाता है और वो इन्वायरमेंट के लिए जो है वो हार्मफुल होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ है कि हम जब ट्यूबवेल और ये इस भाई पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ है ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो उसमें इरिगेशन या पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जब पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो हम ट्यूबवेल्स का जो है वो ओवर यूज़ करते हैं। जब हम ओवर यूज़ करते हैं तो क्या हुआ कि हमारा जो वाटर लेवल है वो घट गया ट्यूबवेल से, और जो हमारा वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उसे जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो पेस्टिसाइड्स हैं और जो आपके क्या नाम है फर्टिलाइजर्स हैं, उनका ओवर यूज से जो फर्टिलिटी है वो लॉन्ग रन में कम हो जाती है, क्योंकि वो जो है वो डिप्लीट कर जाते हैं। और उसके अलावा ये भी है कि जो आपके बैक्टीरियाज हैं वो उन बैक्टीरियाज को भी जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो आपके फार्मर्स के फ्रेंड्स कहलाते हैं, जो हेल्पफुल होते हैं आपके एज अ नेचुरल जो है वो आपका मैन्योर काम करते हैं, या नेचुरल जो फर्टिलाइजर होते हैं वो आपके लॉस कर जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें देखो लिखा हुआ है, ये आपका जो बॉक्स है उसमें लिखे हुए हैं कि भाई ये जो आपके केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो आपके पानी के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं, पानी को मिल तो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है कि वो सॉइल में रिटेन नहीं कर पाते। जब सॉइल में रिटेन नहीं कर पाते तो वो जो है वो जाते हैं दूसरी जगह पे, मैंने बताया आपको। फिर उसके बाद जो है वो उससे जो है जाते हैं तो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। फिर जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे प्रोडक्शन में या हमारे जो है वो एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं,
उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय करते हैं नेचुरल जो हमारे क्या नाम है फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। तो आपके इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भाई इसमें जो है वो ये आपका मेनली जो आपका पंजाब है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि सॉइल की हेल्थ जो है वहाँ सबसे ज़्यादा गड़बड़ा रही है, और उससे क्या है कि जब वो क्योंकि अब वो सॉइल में वो फर्टिलिटी रही नहीं, तो उससे वो और ज़्यादा जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं। भाई फर्टिलिटी कमी हो गई, तो पहले अगर वो 1 किलो यूरिया और DAP लेते थे, तो आज के टाइम में जो है वो 5 किलो यूज़ करना है, क्योंकि भाई उसमें फर्टिलिटी रह नहीं गई, तो उससे पैदावार जो है वो उनकी कम हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कल्टीवेशन की कॉस्ट है वो और बढ़ती जा रही है। जहाँ पहले 100 रुपये में काम हो रहा था, वहाँ 1000 रुपये में हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब कल्टीवेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, जब हमारा इनपुट बढ़ेगा, तो वो आउटपुट भी बढ़ेगा कि भाई वो अनाज जो है वो महंगे में जाएगा। जब महंगे में जाएगा तो लोगों को महंगे में मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो इन्होंने ये बताया अगली चीज़ में कि डिस्ट्रीब्यूशन बताया लैंड का पालमपुर में कि कैसा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे जो है वो हम आउटकम यही है कि हमारे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया भी ऐसा ही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चरल लैंड का वो बहुत अनइवन है। उसमें उन्होंने ये बताया भाई कि 450 जो फैमिलीज हैं, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन पालमपुर, ठीक है। तो 450 फैमिलीज रहती हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया कि 150 जो फैमिलीज हैं वो ऑलमोस्ट लैंडलेस हैं, ठीक है। उनके पास है ही नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं, कोई लैंड है ही नहीं कल्टीवेशन का। उसके बाद उन्होंने बताया कि 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से लेस देन 2 हेक्टेयर है। तो 150 और 150 कितने हो गए? 240 और 150, ये आपके मोटा मोटा हो गया 390। 450 माइनस 390 इसको इधर लिख देते हैं। 450 माइनस 390 इज इक्वल टू 60। तो 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड का है। तो देखो कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है कि 2 हेक्टेयर लैंड का से ज़्यादा जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो है लोगों के पास, वो केवल 60 फैमिलीज हैं, ठीक है। 240 मेजॉरिटी ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है, और 150 तो ऐसी हैं जिनके पास कुछ है ही, ठीक है ना। तो अब ये देखो, ये इन्होंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है बेटा, और ये डायग्राम से जो है उन्होंने बनाने की कोशिश की है कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैंड का कैसा अनइक्वल है। तो आप अपनी बुक से चेक कर सकते हैं बेटा कि ये देखो, ये जो है ना, ये जैसे ये इसमें मोटा मोटा ये छोटे छोटे जो स्क्वायर्स बने हुए हैं, उसे उन्होंने बताया है कि ऑलमोस्ट ये इतनी फैमिलीज हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो 4 × 5 इज ऑलमोस्ट 20, या ऑलमोस्ट 24 फैमिलीज, है ना। तो 20 फैमिलीज के पास जितना लैंड है उतना ये एक फैमिली के पास है। तो लुक एट द अमाउंट ऑफ डिस्पैरिटी, कि कितना अनइक्वल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का। तो ये इस ग्राफ से या इस पिक्चर से उन्होंने बताने की, आपको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक स्टोरी भी बताई गोविंद की, कि गोविंद के पास जो है वो 1960 में 2.25 हेक्टेयर लैंड था। उससे उसी का जो है वो पूरा नहीं हो पाता था। वो हमेशा जो है वो भाई उसके खाने के जो थे वो, और उसको कुछ बच नहीं पाता था उसको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि भाई गोविंद की डेथ हो गई, तो उसके 3 बच्चे थे। तो 3 बच्चों में जो है वो 0.75 हेक्टेयर जो है वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ। भाई 2.25 को अगर हम 3 बच्चों में डिवाइड करेंगे तो मोटा मोटा 0.75 हेक्टेयर एक बच्चे के पास आया, एक लड़के के पास, ठीक है। जब इतना लैंड एक के पास आया, तो जब 2.25 हेक्टेयर में जो है उन लोगों का काम नहीं चल रहा था, तो फैमिली जब एक्सपैंड की तो फिर और लैंड कम हुआ। तो ये ऑल ओवर इंडिया की उन्होंने पिक्चर, एक बिग पिक्चर बताने की कोशिश की है कि कैसे जो लैंड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लैंड उतना ही है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, फैमिलीज बढ़ रही हैं,
तो उनके बीच में जब जब एक आदमी के पास अगर 1 बीघा ज़मीन थी, तो अगर उसके 2 बच्चे हुए तो उनके पास आधी आधी ज़मीन गई, आधा आधा बीघा हुआ। फिर आधा बीघा जो है वो अगर एक बच्चे के पास आया, उसकी फैमिली हुई, तो उसके पास जो है वो भाई आधा बिस्वा ही रह गया लैंड का, है ना। तो वो बिस्वा और बिस्वांसी को आई नॉट गेट इन टू डिटेल, लेकिन बहरहाल तो लैंड जो है वो उतना ही है, लेकिन फैमिलीज बढ़ रही हैं, तो उससे जो है क्या हो रहा है कि लैंड की स्कैरसिटी हो रही है। ठीक है, ये उन्होंने एक बताने की कोशिश की है, ये एक टेक अवे है। जब स्कैरसिटी होगी तो क्या हुआ कि फिर उनके जो बच्चे हैं वो किसी दूसरी जगह जो है या कुछ और दूसरा जो है वो काम करने की सोच रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में वो उनको जो है वो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बताया उन्होंने कि ये उन्होंने देखो मॉडर्न फार्मिंग के जो है वो आपके टेक्निक्स बताई कि मॉडर्न और जो ट्रेडिशनल थी कि पहले बुलक कार्ट से और बैल से जो थे वो खेत जोते जाते थे हाथों से, अब ट्रैक्टर से और मशीन से, थ्रेशर से जो है सारे काम होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया कि जो एक पिक्चर है 1.5, उसमें उन्होंने दिखाया कि स्मॉल फार्मर्स कितना लैंड कल्टीवेट कर रहे हैं और जो बिग फार्मर्स हैं वो कितना कल्टीवेट कर रहे हैं, है ना। तो उससे उन्होंने बताने की कोशिश की है, इसको भी थोड़ा सा बता देते हैं आप, इसमें कुछ खास नहीं। ये उन्होंने दो जो है बेटा पाई चार्ट बनाए हुए हैं, ऐसे ग्राफ्स को जो गोल वाले होते हैं उनको पाई चार्ट बोलते हैं। ये उन्होंने एक दिया कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है, इसमें उन्होंने दिया 55.4% किन फार्मर्स के पास है, मीडियम और लार्ज, मीडियम लार्ज ग्रेटर देन 2 हेक्टेयर, है ना। और 44% जो है वो उनके पास है, 44% लैंड जो है उनके पास है जो स्मॉल फार्मर्स हैं, लेस देन 2 हेक्टेयर। ठीक है, बात समझे। और उन्होंने ये भी बताया दूसरे पाई चार्ट से, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, कि ऑलमोस्ट जो आपका 15% जो लैंड है, 15% जो फैमिलीज हैं, सॉरी ये फार्मर्स हैं, ये जो फार्मर्स हैं वो क्या है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड है, मोर देन 2 हेक्टेयर्स, मोर देन 2 हेक्टेयर्स। और जो आपके 85% फार्मर्स हैं उनके पास कितना है, लेस देन 2 हेक्टेयर्स। ठीक है, तो इससे क्या पता चला बेटा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का बहुत अनइवन है, ऑलमोस्ट 80-20 की जो है वो हमारी 80-20 का रूल है कि 80% जो वेल्थ है या जो लैंड है या जो फार्म है वो हमारे पास किसके पास है, 80% जो लैंड है वो, या 80% जो लैंड है या 80% जो फार्मर्स हैं वो ऐसे हैं कि जिनके पास जो है वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जो है वो जगह है, और उनके पास जो कल्टीवेशन का एरिया है वो ऑलमोस्ट 55.5% है। ठीक है, तो अगर आप इसको जो है वो हम उसमें देखें कि अगर हम रेशियो देखें तो 85% जो फार्मर्स हैं वो कितना लैंड कल्टीवेट करते हैं, 55% ऑलमोस्ट, मोटा मोटा। ठीक है, और 15% में जो है वो कितने फार्मर्स करते हैं, 15% में कितने करते हैं, सॉरी 85% जो फार्मर्स हैं वो आपके 44% जो एरिया है उसको कल्टीवेट करते हैं, और 15% जो फार्मर्स हैं वो आपके 55% लैंड को कल्टीवेट करते हैं। बात समझ में आई। तो 100 में 15 ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास 55% है लैंड का, या 55 मान लो कि हेक्टेयर है, जो भी मान के चलो, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दे दिया। तो हम एक आदमी का अगर रेशियो निकालें तो कितना आएगा,
कितना आएगा, ऑलमोस्ट 3.9 या समथिंग, है ना। और अगर हम यही चीज अगर हम इसको देखें कि 85% के पास कितना है, 44 है, तो इसको देखें तो कितना आता है 44/85, तो ऑलमोस्ट 0 पॉइंट में आता है। ये देखो ये इतना आ रहा है ना, तो कितनी डिस्पैरिटी है, तो ये बताने की कोशिश की गई है इससे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, लैंड के बाद लेबर आता है। लेबर तो हमारे पास अबंडेंट है, लेबर हमारे पास अबंडेंट है, लेकिन हाँ लेबर जो है वो हमारे पास 3 कैटेगरी का होता है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। अनस्किल्ड लेबर ये होते हैं कि जिनको भाई कुछ नहीं आता है, जो मजदूरी भी कर लेते हैं, किसानी भी कर लेते हैं, सामान भी ढो लेते हैं। सेमी स्किल्ड वो होते हैं जो थोड़े से जो है वो किसी एक चीज़ में हुनरमंद होते हैं, कि भाई वो जो है वो कोई बातें जो है वो कारपेंटर का काम कर लेते हैं, बातें जो है वो आपका बाल कटिंग का काम कर लेते हैं, बातें जो है वो आपके जो है वो आपके कुछ और बनाने का काम कर लेते हैं, ताले बनाने का काम कर लेते हैं, ये सब। तो ये एक छोटा सा जो है वो एक स्किल हो गया, ये सेमी स्किल्ड कहलाते हैं। स्किल ये होते हैं कि जो हाईली स्किल्ड होते हैं, हाईली ट्रेंड होते हैं, है ना। जैसे हमारे जो है वो बड़े सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हो गए, हमारे जो है प्रोफेसर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सब स्किल्ड में आते हैं, ठीक है। तो अनस्किल्ड जो हमारे पास जो वर्क फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, और स्किल्ड जो है वो फिर भी अभी उसकी कमी है। और 3 चीज़ें होती हैं, एक नॉलेज, एक स्किल और एक एबिलिटी। ये जब हम आपको ह्यूमन कैपिटल अभी बताते तो और बता देते कि नॉलेज तो ये हो गया कि भाई आप जो है वो कोई भी आप किताब पढ़ते हैं, आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, आपको हाईली आप जो है वो नॉलेजेबल पर्सन है, आपकी किताबों से, पेपर से, सबसे आप जो है वो यू आर वेरी फेमिलियर, वेरी मच फेमिलियर, है ना। उसके बाद स्किल्स क्या होते हैं, स्किल्स ये होते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाती है, तो उससे आपकी स्किल्स जो है वो इन्हांस होते हैं। जैसे मान लो कि आपको कंप्यूटर्स में ट्रेनिंग दी गई, आपको मेडिसिन में ट्रेनिंग दी गई, कि आप डॉक्टर बन गए, आपको इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग दी गई, तो इस तरह से ये आपके स्किल्स हो गए। उसके बाद फिर क्या होता है कि नेक्स्ट आपका क्या आता है, आपका जो अगली चीज है वो ये है कि एक सेकेंड, तो अगली चीज ये है कि आपका जो अपार्ट फ्रॉम योर स्किल्स देयर इज एन एबिलिटी। एबिलिटी ये होती है कि आपका कुछ एक ऐसा जो है वो नेचुरल एक टैलेंट होता है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरह से कर लेते हैं, है ना। जैसे फास्ट बॉलिंग है, अब आपको जितना भी ट्रेन किया जाए लेकिन आप बहुत अच्छे फास्ट बॉलर नहीं बन सकते। उसी तरह से आप बहुत अच्छे बैट्समैन नहीं बन सकते, ठीक है। उसी तरह से आप बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। ट्रेनिंग आपको ज़रूर मिली है, बट आपकी जो एबिलिटी है वो आपको आगे तक ले जाती है, ठीक है ना। तो ये अभी आपको ह्यूमन जब स्किल्स हम ह्यूमन कैपिटल बताएंगे तो उसमें बता देंगे, लेकिन एनीवेज। तो उसके बाद फिर हमने ये देखा कि ये आइडेंटिफाई जो वर्क है 1.6 में वो हो रहा है। तो ये अब बेटा ये तो अपने देख लोगे कि पहले जो है वो भाई वो पहले जो है वो इसको इरिगेट किया जाएगा बैलों से, जो है वो ट्रैक्टर से चले या जिसको जुताई बोलते हैं वो होगी। फिर उसके बाद उसमें जो है वो सीड्स डाले जाएंगे, सीड्स डालने के बाद फिर उसमें पेस्टिसाइड्स को डाले जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो आपकी जो क्रॉप है वो तैयार होगा, है ना। उसके बाद फिर क्या है कि ये इन्होंने बेटा एक और एग्जाम्पल दिया डाला और रामकली को लेके, कि डाला जो है वो एक मेल है और रामकली जो है फीमेल है, और दोनों वो यही कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है वो आजकल काम जो है बहुत लिमिटेड है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमारे पास जब मशीनरी आ गई तो उससे क्या हुआ, ट्रैक्टर्स आ गए जोतने के लिए, हार्वेस्टर्स आ गए, थ्रेशर्स आ गए, तो उससे हमें जो है वो काम बहुत कम मिलने लगा। उसके बाद जो है वो ये जो आपकी रामकली है वो ये भी कहती है कि भाई एक बड़ा जो किसान है उसने एक हार्वेस्टर ले लिया तो हमको जो काम मिलता था वो भी बहुत कम हो गया, है ना। तो उसने कहा कि हमको लास्ट ईयर जो है वो हमने पूरे साल में पूरे 5 महीने से भी कम काम किया है।
ठीक है। और उसके बाद फिर इसने कहा, डाला ने कहा कि भाई मैंने जो है वो एक मनी लेंडर से 2,000 रुपये लिए हुए हैं, और उसके बाद जो है वो मैंने 1,000 रुपये लिए थे पिछले जो गर्मियाँ थी, और उसके बाद जो है वो मैं कैसे उसको रिपे करूँगा मुझे नहीं पता। तो उसके बाद फिर उसने, रामकली ने कहा कि भाई मैं जो हूँ वो कि सोच रही हूँ किसी भट्टे में जो है वो काम करें। कहाँ पे? रानीगंज में, रायगंज में जो एक बड़ा विलेज है उससे पहले। तो उसके बाद उसने कहा कि भाई मेरी जो है वो पिछले कर्जे इतने हैं, तो मुझे जो है वो काम करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है। तो अब उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया कि जो अनस्किल्ड लेबर है, जो जो आपके फार्मर्स हैं, वो इस तरह से काम करते हैं कि भाई उनको जो है वो हो सकता है कि वेजेस जो है वो कैश में मिले, या ये भी हो सकता है कि उनको सिर्फ जो है वो जो है वो अनाज दे दें, या उनको जो है वो ग्रेन्स दे दें कि किसी ने गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, इतना हम देंगे भाई, इतना हम काम कराएंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उन लेबर्स को जो है वो सिर्फ वो जो है वो सोइंग के टाइम, जब फसल जब जब बीज डालते हैं तब बुलाते हैं, या बाजों को जो है वो जब कटाई होती है तब बुलाते हैं, तो वो उनका जो है वो एक रेगुलर पेमेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कुछ ऐसे लेबर भी हैं जो वो रख लेते हैं भाई कि चलो रोज आओ रोज काम करो, लेकिन वो कितना देते हैं दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है ना। तो अब उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई जो हमारी जो सरकार ने जो जो जैसे मनरेगा स्कीम है, ये है, नरेगा है, इसमें जो है वो जितना भी वेजेस जो है वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं यूपी गवर्नमेंट ने, लगभग मोटा मोटा जो है वो 350 ऐसे कुछ है, लेकिन उससे भी कम हमें 150 मिल रहा है। ठीक है। तो जो स्किल्ड जो अनस्किल्ड कैटेगरी है उसमें भाई 400 या 500 ऐसे कुछ यूपी गवर्नमेंट ने जो है रेट फिक्स किए हुए हैं। मैंने देखे नहीं है लेटेस्ट रेट्स, लेकिन कुछ ऐसे ही है। यू कैन चेक इफ यू आर इंटरेस्टेड उनकी साइट पे जाके। ठीक है। तो ये जो है वो दोनों जो है वो पुअरेस्ट फार्मर्स हैं, अब मतलब पुअरेस्ट कैटेगरी में आते हैं जो भी पुअर फार्मर्स हैं उनकी। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि आपको ये पूछा गया कि वाई द फार्मर्स लाइक डाला एंड रामकली आर पुअर, क्योंकि क्यों क्यों पुअर है भाई? उनके पास एक तो ये है वो जमीन कम है ना, फिर क्या है सीजनल उनके पास एम्प्लॉयमेंट है,